तो आज हम लोग बात करने वाले फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले हम अति लघु उत्तरीय देख लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम पूरी फुल क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको मेरी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो, उम्मीद करते कि ऐसी कोई गलती आपको मिलेगी नहीं, आप इतना विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है। इतना आसान है कि आपको जुबानी याद होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हो। आप जानते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। पहली बात, जब किरणों का समूह किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो पहला है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण, पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक बिंदु स्रोत है। अब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण फैलकर फैलकर चलती जा रही है। तो ये क्या, आप इसको परिभाषा बनाइएगा। तो साइंस में कभी भी आप रट्टा नहीं मारिएगा। तो इसके अनुसार आप परिभाषा क्या बन जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण सॉरी प्रकाश के निकल कर सीधे फैलती चली जाती है, तो उसे अपसारीकरण पुंज कहते हैं। क्लियर। इतना आसान भाषा में है कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। उसके बाद बोला अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज के लिए आप जानते हैं कि इसकी जो होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अपोजिट मतलब कि एक बिंदु पर आकर मिल रही, देखिए एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो क्या बोलेगा, जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है समांतर पुंज। किरण पुंज तीन ही प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार के किरण पुंज होते हैं, तो उसमें से आपको दो तो आप क्लियर कर ही लिए। अब बचा तीसरा। तीसरा क्या बोला, समांतर किरण पुंज। तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप आसानी से वीडियो रोक करके आप नोट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो रोक के नोट करने में प्रॉब्लम तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट करने के बाद होता है, आप तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं। देखिए पारदर्शी क्या होता है कि वैसे पदार्थ या वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश जो होती है आसानी से पार कर जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी। अपारदर्शी यानी वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकता, जैसे कि व्हाइट बोर्ड हो गया, वॉल हो गया, आपके पास जितने भी सारे वस्तु जिनसे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकती है। पारभासी, पारभासी मतलब कि जैसे कि ये घिसा हुआ कांच हो गया, ये घिसा हुआ कांच हो गया, उसके बाद तेल लगा हुआ कागज हो गया। तो ये सब यानी प्रकाश की कुछ मात्रा बाहर जा सकती है, मतलब एक ओर से दूसरी ओर जा सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। तो ये आपका तीनों जो है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो पहला लिखा गया है पारभासी का। तो वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश अंशतः एक ओर से दूसरी ओर जाती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप तीनों लिख लीजिएगा। पारदर्शी का आप क्या लिखिएगा, वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर आसानी से जा सकते हैं पारदर्शी कहलाते हैं। आप फिर अपारदर्शी की बात करिएगा, तो वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर आसानी से नहीं जा सकते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। अगला है प्रकाश की परावर्तन का नियम, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन है, जो कि कितनी बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, दो नियम है। और पहला है प्रकाश के परावर्तन दो नियम है, तो कौन कौन, पहला नियम हो गया आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब देखिए जैसे कि ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है। मतलब मान लीजिए कि एक्स तल में है तो एक्स में है, वाई में है तो वाई में, तो मतलब एक ही तल में होता है। तो ये हो गया। दूसरा है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण यानी आई, आई का वैल्यू इक्वल टू आर का वैल्यू होता है। तो यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ये जो है, ये अगर 30 डिग्री से प्रकाश आ रही है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी 30, यानी ये 30 होगा, तो ये भी 30 हो गया, ये 40 होगा, यानी जितनी होगा उतना आपस में दोनों बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, इसको तो आप पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। इसको आपको दिक्कत होगा तो आप शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छा से आपको दिखा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में। 4 में क्या करा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। तो पहला, आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब के स्थान तक प्रकाश जाता है, आभासी प्रतिबिंब के स्थान तक प्रकाश नहीं जाता, सिर्फ वहां से प्रकाश आते ही दिखाई देता है। तो ये है, या आपके अनुसार कुछ और होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिए होंगे तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी 5 में। 5 में समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख करें। तो पहला, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के बराबर होता है। वीडियो रोके, ये भी आप नोट कर लीजिए। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। अगला है 6 में, क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर करें। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो कलर किया हुआ भाग है, बाहर की ओर कलर किया हुआ है, इसमें अंदर की ओर, तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। अंतर लिखना है तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, किसका, उत्तल दर्पण का। और अवतल का क्या होता है, परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है और ये क्या होता है, अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। उत्तल दर्पण प्रत्यक्ष प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा तथा आभासी बनता है। अवतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये रहा आपका क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला है 7 में। 7 में क्या कह रहा है, 7 में है कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। तो गोले दर्पण किसे कहते हैं, तो गोले दर्पण देखिए, अब जैसे कि ये दर्पण है तो ये किसी गोले का भाग रहा होगा, तो इसका तो एक केंद्र भी रहा होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो बात है, गोले दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल, उत्तल या समतल। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें, जो दर्पण के पीछे बनता है वो अवतल में भी होता है, उत्तल में तो हमेशा काल्पनिक होता है और समतल में भी हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो आप कह सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पण में प्राप्त किया जा सकता है या तीनों दर्पण में बनता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, वीडियो रोक के। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 9 में, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के पीछे या देखने के रूप में क्यों किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे क्यों थोड़ा मिस्टेक है, ये आप सही कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में या पीछे देखने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें पीछे का क्षेत्र विस्तृत रूप से यानी अधिक दिखाई। जैसे देखिए, ये छोटा सा मिरर है, अब इसमें आपको देखिए कि पीछे का पूरा कितनी गाड़ियां दिखाई दे रही है, तो ये अधिक मात्रा में व्यू आपको देता है, इसीलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर या देखने में इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है 10 में। 10 में क्या बोला, प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2। तो इसके लिए आप ये वीडियो थोड़ा आराम से देखिएगा, ये क्वेश्चन के लिए हम आपको बोर्ड पे भी समझाएंगे, फिलहाल यहाँ से आप नोट कर लीजिए, समझ में आया तो ठीक है, इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो प्रमाणित क्या करना है, F बराबर R/2, यानी फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो पहले आप अवतल दर्पण बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, एफ हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। एक प्रकाश के हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो ये फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम मानते हैं कि एम एन एक अवतल दर्पण है, तो सिद्ध करना है बराबर R/2। तो प्रमाण में SRC और CRF, SRC के बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, फिर SRC के बराबर होगा एकांतर कोण से। अब ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिर ये यहाँ से SRC CRF के बराबर होगा तो CF RF के बराबर होगा। तो इसी प्रकार CRF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो RF बराबर PF, तो PF बराबर CP/2, यानी F बराबर R/2। नोट कर लीजिए, इसको हम अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए नोट कर, अगला क्वेश्चन 11 में बोल रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींच कर करे।
तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है, तो सॉरी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। उल्टा वास्तविक तथा छोटा बनेगा। कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड पर होगा, मोबाइल के स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। चलिए, 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करें। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। शायद एक क्वेश्चन मेरा छूट गया, इसलिए आप नोट कर लीजिए। 12 का बी हो गया।